बच्चों, आज हम आरोह पुस्तक के पाठ गलता लोहा को पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं शेखर जोशी। शेखर जोशी नई कहानी आंदोलन के अन्यतम कहानीकार माने जाते हैं। इनके बारे में परिचय को हम पढ़ते हैं। इनका जन्म सन 1932 में अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ तथा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कोशिका घटवार, सात के लोग, दाजू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है आदि तथा एक पेड़ की याद इनका शब्दचित्र संग्रह है। दाजू कहानी पर इन्हें पहल सम्मान भी प्राप्त हुआ है। पिछली सदी का छठवां शतक हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था। एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग तरह की कहानी लिखना शुरू की और देखते देखते कहानी की विधा साहित्य जगत के संग्रह में केंद्र में आ खड़ी हुई। उस पूरे उठान को नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन। इस आंदोलन के बीच उभरी हुई प्रतिभाओं में शेखर जोशी का स्थान अन्यतम है। उनकी कहानियाँ नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका उनकी कहानियों में जगह पाता है। निहायत सहज एवं आडंबरहीन भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ के बारीक मुद्दों को पकड़ते और प्रस्तुत करते हैं। उनके रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान रहा है। अब हम आते हैं गलता लोहा पाठ की तरफ, जो कि एक कहानी है। शेखर जोशी की कहानी कला का गलता लोहा एक प्रतिनिधि नमूना है। इसमें समाज के जातिगत विभाजन पर कई कारणों से टिप्पणी की गई है और यह इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गांभीर्य उतना ही अधिक। बिना किसी मुखर टिप्पणी के ही वे पूरे पाठ से गुजरते हुए हम देखते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए उसका जातीय अभिमान घमंड बेमानी हो जाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर बने हुए झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा है मानो लोहा गलकर नया आकार ले रहा हो। इसलिए इस पाठ का नाम दिया है गलता लोहा, अर्थात लोहा गल रहा है और एक नए आकार में ढल रहा है। तो मैं कहानी के सारांश को इस प्रकार से बताती हूँ। पूरा पाठ समझने में समय लगेगा और मैं इसका सारांश समझा देती हूँ। आप इसका अध्ययन, पाठ की कहानी का अध्ययन स्वयं करेंगे। मैं बताती हूँ अब इसको। कहानी की शुरुआत में मोहन अपने खेतों के किनारे उगाई कांटेदार झाड़ियों को साफ करने के उद्देश्य से निकलता है। उसके पिता पंडित वंशीधर पुरोहित का काम कर परिवार का पेट भरते थे, लेकिन अब वो इतने वृद्ध हो चुके थे कि उनके बूते का कोई काम नहीं था। मोहन ने अपने पिता का भार हल्का करने के लिए खेती का काम संभाल लिया। रास्ते में वह अपने हंसुए की धार तेज कराने के लिए शिल्पकार टोले की तरफ मुड़ गया। वहीं पर वह अपने बचपन के मित्र धनराम से उसके आफर में मिला। आफर वह स्थान होता है जहाँ पर लोहे को गलाया जाता है तथा उसे एक नया आकार दिया जाता है। दोनों ने साथ मिलकर बचपन में पढ़ाई की थी। जहाँ मोहन पढ़ने में तेज था, ब्राह्मण जाति का था, वहीं धनराम जो कि लुहार था, थोड़ा मंदबुद्धि था। मास्टर त्रिलोक सिंह जो इन दोनों को पढ़ाते थे, वह मोहन को बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह ब्राह्मण जाति का था और एक मेधावी छात्र था। इसके विपरीत धनराम को पाठ याद न कर पाने के कारण हमेशा मार पड़ती थी। जाति का लोहार होने के कारण उसे मास्टर के व्यंग्यों का भी सामना करना पड़ता था। इन सब के बावजूद धनराम ने मोहन को कभी भी अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा और कभी भी उसने इस बात का बुरा नहीं माना। उसने अपने पिता से लोहारगिरी का काम सीखा था और उनकी मृत्यु के बाद उसने यही व्यवसाय अपना लिया। क्योंकि मोहन पढ़ने में तेज था, इसलिए उसके पिता ने उसे आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया। वहाँ उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार किया जाता था।
उसकी पढ़ाई बीच में ही रुक गई और काम की तलाश में उसे कई कार्यालयों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने पड़े, लेकिन उसे कहीं भी सफलता नहीं मिली। उसके पिता वंशीधर को उससे बड़ी आशा थी कि एक दिन उसका बेटा बड़ा आदमी बनकर लौटेगा, लेकिन मोहन की किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। गांव वापस आने के बाद जब कहीं नौकरी उसे नहीं मिली, जब खाने के भी लाले पड़ने लगे, तो उसने खेती का काम संभाल लिया। वही वो अपने मित्र धनराम के आफर में जब उसे लोहा मोड़ते हुए गौर से देखता है तो उसकी आंखों में एक चमक सी आ जाती है। धनराम के ऐसा न कर पाने पर वह बड़ी फुर्ती और आत्मविश्वास के साथ लोहे को मोड़ने में जब सफल हो जाता है, तब उसकी आंखों की चमक और भी बढ़ जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार कहानी के अंत में मोहन जातिगत पारंपरिक व्यवसाय की सोच से मुक्त होकर अपने कारीगरी और कार्य कौशल से सबके समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। तब हमें पता चलता है कि जाति कुछ भी नहीं है, योग्यता ही सब कुछ है। और अपनी जातिगत समीकरण से बाहर निकलकर किस प्रकार व्यक्ति अपने जीवन को बिताता है, तब पता चलता है कि जातिगत समीकरणों में कुछ भी नहीं रखा है। यहाँ पर